नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास नंबर 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास आई थी, जिसमें हमने आपको प्रश्नों और कॉन्सेप्ट के माध्यम से चीज़ों को समझाया था। आज हम उसी प्रकार आपके लिए पार्ट 2 में मॉडर्न हिस्ट्री का लेके आए हैं और यहाँ पे भी आपको प्रश्न 5 विकल्प वाले बीपीएससी पर आधारित प्रश्नों को कराया जाएगा और साथ में कॉन्सेप्ट के बारे में भी, जो आपका कंटेंट है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ में आप अगर इन प्रश्नों को, जैसे मैं अब यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर ऐसे प्रश्नों को आप खुद से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 5 विकल्प पर जैसा बीपीएससी आपसे पूछता है। तो यहाँ पे हमने लगभग 25 प्रश्न भी लिए हैं और इन 25 प्रश्नों के माध्यम से आपका जो ये समझ है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी और साथ में जो क्लास है आपका वो समझने में भी आपको आसानी रहेगी। और इसी प्रकार हमारी आगे की क्लासेस चलेंगी और हम कोशिश करेंगे कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के क्लासेस लेके आते रहें, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि 3 क्लास पहले मॉडर्न हिस्ट्री की हो जाए, उसके बाद फिर हम आप प्रयास करेंगे कि 3 क्लास अन्य सब्जेक्ट की हो जाए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस 3 क्लास पूरा होने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए कौन सा लेके आएँ। और जो अभ्यर्थी नए जुड़े हैं तो हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एकलव्य सीरीज चलाई थी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट नंबर 2 है, एकलव्य सीरीज के नाम से है, तो आप वहां से जाके अपनी तैयारी को मजबूती से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे वहां पे कराए गए, उनको देख सकते हैं। एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ कराया गया, आप वहां से जाके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। उसका भी लिंक हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे। अब आते हैं क्लास नंबर 2 में। क्लास नंबर 2 में हम यहाँ पे बात करते हैं बंगाल प्रांत के बारे में और साथ में अंग्रेज़ों की बंगाल विजय के बारे में आज हम जानेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे जो विभिन्न 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वहाँ से लेकर जो है 1853 के चार्टर एक्ट तक हम आपको पूरा यहाँ पे समझाएंगे। साथ में हम प्रश्नों को भी देखेंगे जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। और ये जो क्लास है पीआरटी से लेकर पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन रहता है। साथ में जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। अब यहाँ पे बंगाल प्रांत को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने सबसे पहले जिस क्षेत्र पर भारत पे एक हिसाब से देखा जाए कब्जा किया था वह था बंगाल प्रांत। और बंगाल प्रांत उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता था और इस वजह से अंग्रेज यहाँ पर आकर्षित थे, यहाँ के वैभव से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और वो यहाँ पे कब्जा भी चाह रहे थे। अब बात करते हैं बंगाल के बारे में, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि बंगाल के पहले नवाब कौन थे। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न उठता है कि बंगाल के पहले नवाब कौन थे। तो बंगाल के पहले नवाब, ध्यान रखिएगा, मुर्शीद कुली खान थे। तो मुर्शीद कुली खान का नाम ध्यान रखिएगा। ये आपसे हमने आज प्रश्न भी पूछा था कम्युनिटी सेक्शन में, क्विज वाले पोर्शन में। तो मुर्शीद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे। बंगाल के दूसरे जो नवाब थे वो थे नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम, क्यों ध्यान रखना आपको। नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने 1733 में बिहार को बंगाल प्रांत में विलय किया था। तो आपको हमने कल पिछली क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के बताया था कि 1733 में बिहार को बंगाल प्रांत में विलय किया गया था और वहीं बंगाल प्रांत से बिहार को कब अलग किया गया था, तो 1912 में। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही बिहार को बंगाल प्रांत में विलय किसने किया था, तो आंसर है नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ये उस समय बंगाल के नवाब थे और इन्होंने 1733 में बिहार को बंगाल प्रांत में विलय किया था। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा नवाब शुजाउद्दीन खान मोहम्मद खान ने क्या किया था, तो नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने अली वर्दी खान नाम के एक व्यक्ति थे, तो अली वर्दी खान को जो है बिहार का सूबेदार बनाया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अली वर्दी खान को जो है कहाँ का सूबेदार बनाया गया था, तो बिहार का सूबेदार बनाया गया था। नवाब शुजाउद्दीन का जो कार्यकाल था, समय था, वो 1727 से 1739 तक था। ये 1739 तक बंगाल के नवाब थे, दूसरे नंबर के बंगाल के नवाब थे। और फिर क्या हुआ, जो है नवाब शुजाउद्दीन के जाने के बाद 1739 में सरफराज खान बंगाल के नवाब बने, लेकिन सरफराज खान को अली वर्दी खान ने हरा दिया, युद्ध किया, एक युद्ध हुआ था, वहाँ पे इन्होंने अली वर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या कर दी और फिर जो है बंगाल के नवाब अली वर्दी खान बने। और अली वर्दी खान की बात करें तो अली वर्दी खान 1740 से 1756 तक बंगाल के नवाब थे और ये सबसे महत्वपूर्ण बंगाल के नवाबों में से माने जाते हैं। इनके बाद अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बनता है। लेकिन जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो उसके समक्ष काफ़ी सारी चुनौतियां रहती हैं और सबसे बड़ी चुनौती रहती है उत्तराधिकार। जो सिराजुद्दौला का जो उत्तराधिकार उसको प्राप्त हुआ था, यानी उसको जो बंगाल का नवाब बना था
उसको जो गद्दी मिली थी बंगाल की, उसका विरोध करने वाले बहुत सारे लोग थे। जैसे उसकी चाची थी घसीटी बेगम। इसके अलावा पूर्णिया के, जो बिहार में पार्ट पड़ता है, तो पूर्णिया के नवाब थे, वो भी इनके विरोध में थे। इसके अलावा उसके चचेरे भाई शौकत जंग, ये सब जो है सिराज के उत्तराधिकार का विरोध कर रहे थे कि सिराज को बंगाल का नवाब नहीं बनना चाहिए। और सिराज जो है काफ़ी युवा था, काफ़ी युवा अवस्था का व्यक्ति था, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा, और साथ में इसमें दिक्कत ये थी कि बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति का भी था। और इसके अलावा बात करें तो नवाब के दरबार में जगत सेठ, अमीर चंद, राज बल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफ़र जैसे लोग थे। और इन लोगों का जो शक्तिशाली गुट था, ये भी सिराज के उत्तराधिकार का विरोध कर रहा था। और जब प्लासी का युद्ध होता है तो प्लासी के युद्ध में यही लोग दगा दे जाते हैं। जगत सेठ, अमीर चंद, राज बल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफ़र, स्पेशली मीर जाफ़र जो है धोखा दे देता है नवाब सिराजुद्दौला को। और बहुत बड़ी सेना होने के बावजूद भी सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से हार होती, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि बंगाल के जो पहले नवाब थे वो थे मुर्शीद कुली खान, बंगाल के दूसरे नवाब थे सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। इन्होंने 1733 में बिहार को बंगाल प्रांत में विलय किया। फिर उनके बाद इन्होंने अलीवर्दी खान को बिहार का सूबेदार बनाया। नवाब सुजाउद्दीन का समय 1727 से 1739। सरफराज खान बंगाल के नवाब बनते हैं इनके बाद, जिनको 1740 में अलीवर्दी खान ने हरा दिया, हत्या कर दिया, और बंगाल के नवाब बने अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 के बीच में बंगाल के नवाब बने। इनके जाने के बाद सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बनता है, लेकिन उसके समक्ष काफ़ी सारी चुनौतियां हैं। परिवार के लोग ही उसके जो है विरोध में हैं। इसके अलावा जो उसके दरबार में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो भी उनके विरोध में है, और इस वजह से आगे चलकर सिराज को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक घटना आपको ध्यान रखना है, काल कोठरी की त्रासदी। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि काल कोठरी की त्रासदी किससे संबंधित है। तो पहला चीज़ आपको ध्यान रखना कि ये 20 जून 1756 को घटित हुआ था। तो काल कोठरी की त्रासदी जो घटना थी 20 जून 1756 को घटित हुआ था। और जेड हालवेल एक व्यक्ति थे जो इस घटना के गवाह थे। तो जेड हालवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, और जिसमें अगले दिन 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। तो ये प्लासी की जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, उससे पहले एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 को। प्लासी का युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, डेट आपको पता होना चाहिए। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला की जो सेना थी वो 50,000 से ज़्यादा थी, 50,000 के आसपास थी। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया की सेना लगभग 3,000 के आसपास। और देखिए 50,000 यहाँ पे हैं, 3200 यहाँ पे हैं, लेकिन विजयी कौन होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना प्लासी के युद्ध में विजयी होती है। कारण क्या रहता है कि जो है सिराज का जो सेनापति रहता है मीर जाफ़र जिसका नाम था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ षड्यंत्र में शामिल हो गया था। और मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था कि आप हमारा साथ दीजिए तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। और इस वजह से मीर जाफ़र जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड हो जाता है। और इसने सेना को, चूँकि सेनापति था, मेन सेनापति था, मुख्य सेनापति होने के कारण इसने सेना के एक बड़े हिस्से को भाग लेने ही नहीं दिया। ऑर्डर दे दिया कि आपको जो है युद्ध नहीं करना है। और सिराज की हालत युद्ध में ख़राब हो जाती है और वहाँ से भागकर मुर्शिदाबाद जाते हैं, फिर पटना जाते हैं। और पटना में जो है मीर जाफ़र का जो पुत्र रहता है उसने सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। तो मीर जाफ़र का जो पुत्र रहता है वो सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है पटना में। और इस प्रकार फाइनली सिराजुद्दौला का जो अध्याय वो समाप्त होता है। तो इस प्रकार जो प्लासी का युद्ध है वो कंप्लीट होता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। और फिर अंग्रेज़ों की जब प्लासी विजय हो जाती है तो इसके बाद जो बंगाल नवाब की स्थिति है बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। कारण क्या रहता है कि अब जो बंगाल का नवाब बनेगा वो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की बातों को मानना पड़ेगा। और चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने या रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को बोला था कि आप हमारे साइड रहिए, हम आपको नवाब बना देंगे, तो कठपुतली नवाब कह सकते हैं, मीर जाफ़र को बनाया गया। तो मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बनाया गया सिराजुद्दौला के बाद। नवाब ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की, जो कि जायज़ था, ये सब चीज़ें देनी थी, फेवर देना ही था। और फिर इसके अलावा नवाब ने अंग्रेज़ों को नजराने और हर्जाने के रूप में जो है लगभग 1,75,000 रुपये अदा किए, तो 17.5 लाख के आसपास। तो ध्यान रखिए लगभग 17.5 लाख उस समय बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का जो आर्थिक शोषण है वो करना स्टार्ट कर दिया। और इतना बड़ा अमाउंट जो है मीर जाफ़र को 17.5 लाख के आसपास अंग्रेज़ों को देना पड़ा। इसके अलावा मुक्त व्यापार भी अलाउ करना पड़ा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। अब आगे बढ़ते हैं। मीर जाफ़र का जो पुत्र था
मीरान, उसका नाम था मीरान। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकार का प्रश्न फिर से उठता है कि अब बंगाल का नवाब कौन बनेगा। तो मीर जाफ़र का पुत्र मीरान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर विवाद पैदा होता है। एक तरफ रहता है मीरान का पुत्र और दूसरी तरफ रहता है मीर जाफ़र का दामाद जिसका नाम था मीर कासिम। तो मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम रहता है। अब होता क्या है कि जो कलकत्ता के उस समय नए गवर्नर आए होते हैं कलकत्ता या बंगाल के, तो जो है बेंसीटाट, तो बेंसीटाट जो है क्या करते हैं, मीर कासिम का पक्ष लेते हैं और मीर कासिम को सपोर्ट कर देते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर ने ही मीर कासिम को सपोर्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है कि अब मीर जाफ़र के बाद जो है मीरान का पुत्र और मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम के बीच में जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, इसमें कौन विजयी होगा, तो मीर कासिम। और मीर कासिम जो किसके सपोर्ट से बनता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट से या बेंसीटाट के सपोर्ट से जो है नवाब बनते हैं। तो मीर कासिम क्या करते हैं, तो मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से संधि करते हैं, बंगाल का नवाब बनते हैं। और अली वर्दी खां के बाद अगर देखा जाए तो अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य व्यक्ति भी थे और अंग्रेज़ों की चाल ये भली भांति समझते भी थे। और इन्होंने जो है अपने भले यहाँ पे इन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट लिया था मीर कासिम ने, लेकिन ये मीर कासिम जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से दूर भी करना चाहते थे। और इसी वजह से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंटरफेरेंस है उससे बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। और इसके अलावा उन्होंने कंपनी के व्यापारिक अनियमितताओं के विरुद्ध कदम भी उठाने शुरू कर दिए थे, कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी से इनका मोह भंग हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी से के साथ में इनके युद्ध भी हुए। कुछ युद्ध यहाँ पर हमने मैंसन किए, आपके काम के नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि लगातार छोटे छोटे कुछ 3 युद्ध होते हैं और इन युद्धों में अंग्रेज़ों से लगातार पराजित होते हैं मीर कासिम। और मीर कासिम मुंगेर की तरफ जाते हैं, उसके बाद वो पटना की ओर जाते हैं, तो मुंगेर की तरफ भागते हैं, उसके बाद फिर पटना की ओर फाइनली भागते हैं। और इसके अलावा बात करें कि अभी भी मीर कासिम को अंग्रेज़ों से, चूँकि बंगाल उनके हाथ से छूट रहा है तो बंगाल ही वापस हासिल करना चाह रहे हैं और इसी के उद्देश्य से ही अवध की तरफ जाते हैं, अवध क्षेत्र की तरफ। और अवध में क्या करते हैं, तो अवध के जो नवाब होते हैं, उस समय शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, तो अवध नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल शासक जो उस समय थे शाह आलम द्वितीय, उनके साथ में एक संधि करते हैं कि आप हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ़ या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ़ सपोर्ट कीजिए। फिर जो है इसी के परिणाम स्वरूप बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उस समय आपको 2 फैक्ट याद रखने कि उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था बेंसीटाट, बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर कासिम। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था, यहाँ हमने आपको क्लियर कर दिया है कि मीर जाफ़र को हटाकर किसको बनाया गया था, मीर कासिम को बनाया गया था। चूँकि बेंसीटाट ने मीर कासिम को सपोर्ट किया था, लेकिन मीर कासिम ने फिर जो है बगावत कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब बक्सर के युद्ध में बात करें तो बक्सर का युद्ध जो था वो अंग्रेज़ों की निर्णायक विजय थी। बक्सर के युद्ध में जो विजय थी अंग्रेज़ों की निर्णायक विजय थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व या सेनापति कौन थे, तो हेक्टर मुनरो। तो ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन थे, तो हेक्टर मुनरो थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे विजय होती है बक्सर के युद्ध में भी। और बक्सर के युद्ध में एक तरफ से अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, उनकी सेना थी, मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय की सेना थी, बंगाल नवाब मीर कासिम की सेना थी। तो ध्यान रखिएगा। और ये तीनों संयुक्त सेनाएं, सोचिए भारत के जो है मुग़ल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, तीनों लोग की संयुक्त सेनाएं हार जाती हैं, पराजित हो जाती हैं अंग्रेज़ों से। और ये इसलिए जो है ये बहुत ही निर्णायक युद्ध रहता है, क्योंकि अब इस युद्ध के बाद जो मुग़ल शासक है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मजबूरी में संधि करना पड़ेगा, क्योंकि हार चुके हैं, सेना इनकी पराजित हो चुकी है। तो इस प्रकार जो है यह युद्ध निर्णायक माना जाता है। तो बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो सत्ता पे कब्जा है उस पर दृष्टि से देखा जाए तो सबसे निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध माना जाता है। एक साथ इन्होंने 3 बड़ी बड़ी सेना को पराजित किया, जिसमें से मुग़ल शासक की भी सेना थी शाह आलम द्वितीय की 1764 में, और ये आपको क्लियर ही है। और जो बक्सर की विजय है उसने भारत में अंग्रेज़ों की शक्ति की वास्तविक नींव भी डाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि वास्तविक नींव जो है अंग्रेज़ों की शक्ति की किससे प्राप्त हुआ अंग्रेज़ों को, तो जो है बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 से। अब 1765 में 12 अगस्त 1765, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि होती है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव ने मुग़ल सम्राट से। तो ध्यान रखिएगा कि संधि किसने किया था अंग्रेज़ों की तरफ से, तो रॉबर्ट क्लाइव आ जाते हैं वापस से।
और इन्होंने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। और दीवानी क्या होता है? तो ये राजस्व वसूलने संबंधी अधिकार होता है। तो राजस्व वसूलने संबंधी अधिकार रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। चूंकि मुगल सम्राट हार गए हैं बक्सर के युद्ध में, इसलिए उनको संधि करनी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी। इसके अलावा बात करें तो कठपुतली नवाब किसको बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? तो नजीमुद्दौला को। तो ये भी ध्यान रखिएगा फैक्ट यहाँ पे। इसके अलावा बंगाल के नायब सूबेदार बनाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मोहम्मद रजा खान। और इसके अलावा बिहार के नायब सूबेदार कौन बनाए गए थे? तो बिहार के नायब सूबेदार बनाए गए थे राजा सीतब राय। और ये सभी प्रश्न आपसे पूछे गए, तो ध्यान रखिएगा राजा सीतब राय। अब आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट क्लाइव की बात कर लें तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर 2 बार बनता है, 1757 से 1759 के बीच में। प्लासी के युद्ध में विजय के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनता है 1757 से 59 के बाद। 1765 से 67 के बीच में, 1765 में ये इलाहाबाद की संधि करने के लिए आ जाते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को फिर से भेजा जाता है कि चूँकि अब बंगाल पे और बहुत बड़ी विजय मिली है अंग्रेजों को, तो इसलिए अपने सबसे जो सीनियर रहते हैं उस समय रॉबर्ट क्लाइव, उनको भेजा जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव 1765 में इलाहाबाद की संधि को भी अंजाम देते हैं 12 अगस्त 1765 को। इसके अलावा 1765 से 67 के बीच में रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल के गवर्नर बनते हैं। रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित आपको यहाँ पे एक फैक्ट ध्यान रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर शासन के लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आया था जिसको द्वैत शासन बोला जाता है। और बंगाल पर जो द्वैत शासन था जो क्लाइव के द्वारा लाया गया था वह 1765 से 1772 के मध्य चला था। इसके हिसाब से शासन चलता था। द्वैत शासन था क्या? और ये ध्यान रखिएगा जो 1919 का द्वैत शासन है वो अलग है। तो 1919 का द्वैत शासन वो बिल्कुल अलग है, ये अलग है। तो जब पूछेगा बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया तो आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर है? फिर दीवानी, और इसमें था क्या? तो द्वैत शासन का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट। और डबल गवर्नमेंट पे यहाँ पे बात करें तो 2 प्रकार का शासन। पहला है दीवानी यानी राजस्व वसूलने संबंधी, और निजामत माने पुलिस और न्यायिक कार्य जो है वो निजामत में आ जाते हैं। तो दीवानी और निजामत 2 भाग में शासन को बांट दिया गया, इसलिए इसको द्वैत शासन बोला गया। और ये दोनों ही जो है कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। अप्रत्यक्ष शासन था। अप्रत्यक्ष शासन का मतलब है कंपनी डायरेक्ट यहाँ पे रूल नहीं कर रही थी। तो द्वैत शासन के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि दीवानी और निजामत में जो शासन को बांटा गया था इसी को द्वैत शासन बोला जाता है। और यहाँ पे अप्रत्यक्ष शासन कंपनी कर रही थी, डायरेक्ट शासन नहीं कर रही थी, अप्रत्यक्ष शासन कर रही थी। 1772 में क्या होता है? वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर बन के आते हैं तो इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को 1772 में समाप्त कर देते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स द्वैत शासन को 1772 में समाप्त कर देते हैं। और जब द्वैत शासन समाप्त हो जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो नायब दीवान या नायब सूबेदार अपॉइंट किए गए थे उनको हटना पड़ेगा, पदमुक्त कर दिया जाएगा। तो 1772 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो नायब दीवान मोहम्मद रजा खान और राजा सीतब राय को पदमुक्त कर दिया जाता है। तो बंगाल के स्पेशली थे दीवान मोहम्मद जो है रजा खान, और बिहार के थे राजा सीतब राय। इनको पदमुक्त कर दिया जाता है यानी इनको रिटायर कर दिया जाता है। और बंगाल पर जो है अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन अब आ रहा है। और चूंकि बंगाल पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन अब आ रहा है तो इसके लिए कुछ कानून की ज़रूरत पड़ेगी। और इस कानून के सिलसिले में बात करें तो पहला कानून आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। और इसके अलावा 1853 तक जो आपका अधिनियम है उसके बारे में हम महत्वपूर्ण देखेंगे। और साथ में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने जो इस कंटेंट वाले पोर्शन में नहीं रखे गए हैं वो हमने प्रश्न में भी रखे हैं। तो अंत तक देखिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमें सपोर्ट करें चैनल को। आपके सहयोग की हमें अति आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक पहुँच सकें। और आप लोग आपकी जानकारी में जितने भी अभ्यर्थी हों उनको चैनल से ज़रूर जोड़ें। हम आपको पूरा सिलेबस इस बार कंप्लीट करा देंगे BPSC के नए पैटर्न पर। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो 1773 में आता है। और इसको रेगुलेटिंग एक्ट ध्यान रखिएगा, जितने भी कानून उसको बनाएगा कौन? ब्रिटेन की संसद। तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा ये सारे कानून बनाए जाते हैं। तो ब्रिटेन की संसद द्वारा पहला कानून जो बनाया गया उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो अगर आपसे पूछता है प्रश्न कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। और अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 59 के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। इनके बाद फिर वेंसिटार्ट बने थे। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हम देख ही चुके हैं। अब इलाहाबाद की संधि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बाद हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे जाएंगे। तो इलाहाबाद की संधि ध्यान रखिएगा 12 अगस्त 1765 को हुआ। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। शाह आलम द्वितीय जो थे मुगल सम्राट, वो कंपनी के संरक्षण में आ गए। नवाब द्वारा जो दिए गए
दिए हुए इलाहाबाद और कारा मुगल शासक को सौंप दिए गए। तो इलाहाबाद और कारा का जो क्षेत्र था मुगल शासक को सौंप दिया गया था। फिर अब ब्रिटिश शक्ति का विस्तार इसमें देखें तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी। ये आपको क्लियर है। 12 अगस्त 1765 को हुआ था ये इलाहाबाद की संधि के माध्यम से, और इसके लिए कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपये भुगतान करने का निर्धारण किया गया। तो यह जो अमाउंट है 26 लाख, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि कंपनी द्वारा बादशाह को, मुगल सम्राट को कितने वार्षिक जो है कितने रुपए भुगतान करने निर्धारित किया गया था। तो 26 लाख रुपए वार्षिक देने का यहाँ पे घोषणा किया गया था कंपनी द्वारा, किसके बदले में, जो उनको दीवानी मिली थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो राजस्व वसूलते थे उसी में से इनको 26 लाख रुपये इनको देने थे। अब सोचिए 26 लाख ही सालाना दे रहे हैं तो कमाते कितना रहे होंगे। तो इस प्रकार देखिए, तो बंगाल की जो विजय है, वास्तविक रूप से बंगाल की जो विजय है आर्थिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा सशक्त कर दिया, जिसके वजह से आगे चल के पूरे भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंपनी के अधीन शासन में 1773 से 1858 तक, लेकिन आज हम 1853 तक का ही कानून पढ़ेंगे। इसके आगे हम देखते हैं। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मुख्य प्रावधान कौन से थे? तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, यानी बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल, एक नया नाम दे दिया गया कि अब से बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का समय क्या था? तो 1772 से 84। तो 1772 से 84 के बीच में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल, आप कमेंट करके बताइए कि बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक नियंत्रण के लिए हुई थी। तो आपसे प्रश्न पूछे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी? तो आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की कलकत्ता में फोर्ट विलियम, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था फोर्ट विलियम के बारे में। तो फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1774 में। वर्ष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको लगातार 1773 1774 दे देता है तो वहाँ से कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिएगा 1774 में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे, इनका नाम आपको ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? तो कुल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं। 1776 में कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ए कोड ऑफ जेंटू लॉज क्या है? तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। ये भी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया कई बार। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। फिर 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र निकाला था अंग्रेजी में, जिसका नाम था बंगाल गजट। तो बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था, भारत का जो पहला समाचार पत्र था। फिर 1785 में क्या हुआ? तो 1785 में विलियम विल्किंस ने, तो ध्यान रखिएगा विलियम विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये सभी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। 1789 में सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अभिज्ञान शकुंतलम आपको पता है कि कालिदास जी की रचना है। फिर 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा महत्वपूर्ण है संस्कृत कॉलेज बनारस में स्थापित किया गया, जिसको संस्कृत महाविद्यालय भी बोलते हैं। तो संस्कृत कॉलेज बनारस में 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा स्थापित किया गया। 1793 का चार्टर एक्ट देखते हैं। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था, ये पहला चार्टर एक्ट था। कुल मिला के 4 चार्टर एक्ट आए थे, 20-20 साल के गैप पे आते थे। तो आप 20-20 साल जोड़ते जाइएगा तो आपको अगला चार्टर एक्ट पता चल जाएगा। 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो दूसरा चार्टर एक्ट था। हम डिटेल में भी क्वेश्चंस में भी देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से भी इनको कवर करेंगे। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन से व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर जो अन्य व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे ब्रिटेन की संसद द्वारा। तो ध्यान रखिएगा 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसने क्या किया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ में व्यापार था और चाय का व्यापार उसको रहने दिया, उस पर एकाधिकार रहने दिया, बाकी जो अन्य एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया। यानी अब ब्रिटेन का कोई अन्य नागरिक भी आकर यहाँ पे व्यापार कर सकता है। पहले व्यापार नहीं कर सकता था, लेकिन अब एकाधिकार चूंकि समाप्त कर दिया गया तो चीन से व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर इस पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार था, अन्य एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। फिर 1833 का चार्टर एक्ट, इसने क्या किया, तो चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को भी खत्म कर दिया। तो यानी कंप्लीट जो एकाधिकार है, यानी संपूर्ण एकाधिकार था जो कंपनी का, वो कब समाप्त होता है, 1833 के चार्टर एक्ट से।
और 1833 के चार्टर एक्ट से जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और जो अन्य गवर्नर जनरल थे इन क्षेत्रों के, वो सभी जो है नियंत्रण में आ गए थे। किसके? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल एक नया नाम दिया गया। और भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1853 का चार्टर एक्ट आता है। तो कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद ना चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई, यानी संसद अगला कानून लाएगी तो कंपनी से छीन भी सकती है। फिर एक यहाँ पे बात करें 1857 का विद्रोह वगैरह होता है। फिर कंपनी का शासन जो है आगे आता है, कंपनी का शासन समाप्त होता है 1858 में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम रहता है, या 1858 का अधिनियम जिसको बोला जाता है, तो 1858 का अधिनियम इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। अब भारत के शासन को बेहतर बनाने के लिए 1858 का अधिनियम आता है। अब यहाँ पे बात करें तो भारत के शासन को बेहतर बनाने के लिए 1858 का अधिनियम आता है, जिसको भारत शासन अधिनियम 1858 बोला जाता है। और इसमें ये बोला जाता है 1857 की क्रांति इसकी पृष्ठभूमि है। 1857 की जो क्रांति है इसकी पृष्ठभूमि है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके वजह से चूँकि 1857 की क्रांति होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधीन भारत का शासन था उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब भारत क्राउन शासन के अंतर्गत आएगा, तो उसी से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रावधान है। तो भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव द्वारा संचालित किया जाएगा। ये बताया गया कि भारत राज्य सचिव नाम का एक नया पोस्ट रहेगा, और जो ये व्यक्ति रहेंगे ये संचालित करेंगे भारत का शासन। और उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद, इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। तो 15 सदस्यीय भारत परिषद नामक संस्था का जो है स्थापना किया गया था। इस सलाहकारी प्रवृत्ति की थी, सलाह देना इसका काम था। 15 सदस्यीय थी, भारत परिषद के नाम से जाना जाता था। किसकी सहायता के लिए? भारत राज्य सचिव के लिए। किसके लिए? तो भारत के शासन को चलाने के लिए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का निर्णय किया गया। साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों समाप्त कर दिए गए इसके माध्यम से। और भारत के शासन से संबंधित जो सभी कानून थे और कदम थे उन पर भारत राज्य सचिव की स्वीकृति अनिवार्य हो गई, यानी भारत राज्य सचिव जो थे वास्तविक रूप से उनके पास में जो है मतलब सबसे पावरफुल वही व्यक्ति थे। फिर 1 नवंबर 1858 को ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा सुनाई गई थी प्रयागराज में, इलाहाबाद में। तो 1 नवंबर 1858 डेट याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग जो उस समय गवर्नर जनरल थे और साथ में जो पहले वायसराय भी बने थे, तो इन्होंने जो है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा पढ़कर सुनाया था 1 नवंबर 1858 को। एक शाही दरबार लगा था 1 नवंबर 1858 को। और इसके अलावा आपको एक फैक्ट और भी ध्यान रखना है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया, तो ये हुआ था 1877 के दिल्ली दरबार में। तो पहला दिल्ली दरबार लगा था 1877 में। उस समय महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, 1858 में घोषित नहीं किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत की साम्राज्ञी घोषित नहीं किया गया था महारानी विक्टोरिया को। कब घोषित किया गया था भारत की साम्राज्ञी घोषित कब किया गया था महारानी विक्टोरिया को? तो 1877 में। कुल 3 दिल्ली दरबार लगे थे। पहला दिल्ली दरबार लगा था 1 जनवरी 1877 को शाही दरबार के दौरान, जिसको पहला दिल्ली दरबार बोला जाता है। तो भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया रानी विक्टोरिया को। 1903 का दूसरा दिल्ली दरबार था, और 1911 का तीसरा दिल्ली दरबार था, जिसमें सम्राट जॉर्ज पंचम स्वयं आए थे। तो जो आज की क्लास है इसमें जो कंटेंट वाला पोर्शन है वो अब समाप्त होता है आज की क्लास का। अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार को बंगाल प्रांत में 1733 में किस नवाब के द्वारा विलय किया गया था? और आप सभी लोग टेलीग्राम में जाके प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट करें, बहुत अच्छे से प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि प्रश्नों को जब आप लगातार अटेम्प्ट करते रहते हैं तो आपको चीज़ें याद भी हो जाती, प्रश्न क्लियर भी हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से बोलूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लें, और जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है आप सभी लोग क्वेश्चंस को कम से कम जरूर अटेम्प्ट कर लें और अपनी तैयारी को मजबूत रखें। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता सभी को तैयारी करते रहना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, ऑफिशियल आंसर की आती है, फाइनल आंसर की तक के सफ़र में बहुत कुछ बदल जाता है। 1 नंबर से कोई इन हो जाता है, 1 नंबर से कोई बाहर हो जाता है। तो आप अपने साथ में ये चीज़ ना रखें और ये ना सोचें कि रिज़ल्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपके बस में नहीं है। जब आएगा तब आएगा, लगभग 1 से 1.5 महीना उसमें जाएगा। अब उसके पीछे समय बर्बाद करने से अच्छा कि आप सभी पढ़ाई करें अच्छे से, और हमारा सहयोग आप सभी के साथ में है। पहला प्रश्न है, बिहार को बंगाल प्रांत में 1733 में किस नवाब के द्वारा विलय किया गया था? पहला ऑप्शन है नवाब अली वर्दी खान, दूसरा ऑप्शन है नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, तीसरा है नवाब सिराजुद्दौला। तो 1733 की बात कर रहे हैं, बंगाल प्रांत को किस नवाब के द्वारा विलय किया गया था? तो आंसर है नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। नवाब अली वर्दी खान तो 1740 से 56 के बीच में थे, और नवाब सिराजुद्दौला तो 1756 में बंगाल के नवाब बने थे। तो आंसर सही है, आंसर है नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान।
अगला प्रश्न है, काल कोठरी की त्रासदी ट्रेजिडी की घटना प्लासी के युद्ध से पहले कब घटित हुई थी? तो ये हमने आपको अभी बताया भी है। तो पहला ऑप्शन है 20 जून 1757 को हुई थी, 20 जून 1756 को हुई थी, 22 जून 1757 को हुई थी, किस डेट में हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर है 20 जून 1756। तो 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजिडी की घटना होती है। प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को किसके बीच में लड़ा गया था? बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और हेक्टर मुनरो के बीच में, बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, अवध नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो यहाँ पे बात करें तो बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और जो हेक्टर मुनरो थे, इन्होंने कहाँ पार्टिसिपेट किया था? तो इन्होंने बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। तो प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। फिर है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त सेना में कौन सम्मिलित थे? तो हमने आपको बताया था कि बक्सर के युद्ध में जो 22 अक्टूबर 1764 को घटित हुआ था, वहाँ पे 3 सेनाएं एक साथ में थी। तो बंगाल नवाब मीर कासिम की सेना, अवध नवाब शुजाउद्दौला की सेना, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना। तो तीनों ही सेनाएं थी। तो आपका यहाँ पे आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी सभी यहाँ पे सही हैं। तो बंगाल नवाब मीर कासिम की सेना, अवध नवाब शुजाउद्दौला की सेना, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेनाएं बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी। फिर है प्रश्न, बक्सर के निर्णायक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के निर्णायक युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव, बेंसीटार्ट, हेक्टर मुनरो। तो बक्सर के निर्णायक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व या अंग्रेजी सेना के सेनापति थे हेक्टर मुनरो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। फिर आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों की तरफ से इलाहाबाद की संधि मुगल शासक शाह आलम से किसने की थी? तो इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव, बेंसीटार्ट, हेक्टर विलियम। तो यहाँ पे बात करें तो अंग्रेजों की तरफ से इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, और बदले में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल की थी मुगल सम्राट से। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को किन क्षेत्रों की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो यहाँ पे विकल्प तीनों ही सही हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तीनों की दीवानी प्राप्त हुई थी, तीनों क्षेत्रों की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। कंपनी और मुगल सम्राट के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो कंपनी और मुगल सम्राट के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 10 अगस्त 1765, 10 जुलाई 1765, 12 अगस्त 1765। तो आंसर है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी कंपनी और मुगल सम्राट के बीच में। कंपनी द्वारा नियुक्त बंगाल और बिहार के नायब सूबेदार कौन थे क्रमशः? तो जब क्रमशः पूछेगा आपको तो एक सीक्वेंस में आपको बताना, पहले यहाँ बंगाल शब्द आया तो पहले बंगाल आपको ढूंढना पड़ेगा, दूसरा बिहार आया तो दूसरा आपको बिहार के नायब सूबेदार ढूंढने होंगे। यहाँ पे हैं राजा सीतब राय और मोहम्मद रजा खान। तो राजा सीतब राय तो बिहार के थे, लेकिन यहाँ पहले आपको बंगाल का पता करना है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। मोहम्मद रजा खान और राजा सीतब राय, तो मोहम्मद रजा खान बंगाल के थे और राजा सीतब राय ये बिहार के नायब सूबेदार थे। तो आंसर बी हो जाएगा सही यहाँ पे। तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने किसको नवाब बनाया था? तो बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने किसको बंगाल का नवाब बनाया था? तो आंसर है नजीमुद्दौला। नजीमुद्दौला को कंपनी ने बंगाल का नवाब बनाया था। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बक्सर युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो बक्सर युद्ध के समय मीर कासिम बंगाल के नवाब थे। और इस प्रश्न का जो आंसर है कि बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने किसको नवाब बनाया? तो आंसर है नजीमुद्दौला। आगे बढ़ते हैं, बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस। तो बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? तो आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1772, 1773, 1774। तो आंसर है 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और आप सभी लोग इन प्रश्नों को जाके टेलीग्राम में जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, या आप एक साथ में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जैसा आपको सहूलियत हो। कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 1774 में कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर स्टीफन, सर एलिजा इम्पे, सर विलियम जोन्स। तो आंसर है यहाँ पे सर एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता में स्थापित। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष की थी? 1780, 1782, 1784। तो आंसर है यहाँ पे आपका 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी।
1791 में संस्कृत कॉलेज बनारस में किसने स्थापित किया था? तो 1791 में संस्कृत कॉलेज बनारस में विलियम जोन्स, कॉर्नवालिस, जोनाथन डंकन। तो आंसर है जोनाथन डंकन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में। किस चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली थी? तो चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो ध्यान रखिएगा कि चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली थी। और चार्टर एक्ट से आपसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। किस चार्टर एक्ट के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पे सही आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट। इसके माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। फिर किस चार्टर एक्ट ने भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था? तो भारत में बात करें तो किस चार्टर एक्ट ने भारत में किस 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था? तो आंसर है यहाँ पे 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसने 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान दिया था। फिर किस चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिए? तो यहाँ पे प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिएगा, यानी कोई भी एकाधिकार अब नहीं बचेगा। तो यहाँ पे आंसर है 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसने व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतया ही समाप्त कर दिए थे। अब कोई भी एकाधिकार कंपनी को यहाँ पे नहीं बचा था। ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विधि आयोग लॉ कमीशन के बारे में सही कथन कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा। और ब्रिटिश भारत में प्रथम स्थापित आयोग था, ये विधि आयोग था। जो प्रथम विधि आयोग स्थापित हुआ था उसी के बारे में आपको, फर्स्ट लॉ कमीशन के बारे में आपको यहाँ पे कथन देखने हैं। प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में, चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से हुई थी। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकॉले थे। गवर्नर जनरल की नियुक्ति संबंधी अधिकार थे। तो गवर्नर जनरल के पास विधि आयोग की नियुक्ति के अधिकार थे। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो ध्यान रखिएगा, लॉ कमीशन, विधि आयोग जो पहला था भारत में, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। 1834 में विधि आयोग की स्थापना हुई। लॉर्ड मैकॉले इसके पहले अध्यक्ष थे और गवर्नर जनरल को इनके सदस्यों की, विधि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार भी था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट ने भारत में कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार को छोड़कर बाकी सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए थे? तो बात करें चीन के साथ में व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार को छोड़कर बाकी सारे एकाधिकार कब समाप्त किए गए थे? तो ये था आंसर 1813 के चार्टर एक्ट से। किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवाओं में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रथम प्रयास किया गया? तो यहाँ पे प्रश्न आप बहुत फंसते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या पूछा गया कि सिविल सेवाओं में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रथम प्रयास जब पूछेगा कि पहली बार कब प्रयास किया गया, ट्राई किया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार प्रयास किया गया, सफल नहीं हो पाया, कई कारणों से विरोध किया गया। तो इसका ये सफल तो नहीं हो पाया, खुली प्रतियोगिता के लिए प्रावधान लाया गया था लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो जो प्रथम प्रयास था तो 1833 के चार्टर एक्ट में प्रयास किया गया। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में सही कथन है, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि विशेषज्ञ के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। मैकाले पहले विधि विशेषज्ञ थे। इस अधिनियम ने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो यहाँ पे बात करें तो तीनों ही स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट से संबंधित तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि दास प्रथा को खत्म कब किया गया था, तो 1843 में। 1843 में दास प्रथा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, लेकिन गैर कानूनी किस अधिनियम में घोषित किया था दास प्रथा को? तब आंसर आपका हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती की खुली प्रणाली प्रारंभ की और भारतीयों के लिए सिविल सेवा के दरवाजे खोल दिए? तो भारतीयों के लिए सिविल सेवा को खोल दिया गया था, भारतीय नागरिकों के लिए, और सिविल सेवकों के चयन के लिए, भर्ती के लिए खुली प्रणाली आरंभ किया गया था। तब यहाँ पे आपका आंसर होगा 1853 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट से सिर्फ प्रयास किया गया था, सफल नहीं हो पाया था, रह गया था मामला। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट था, 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसने क्या किया? सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती की खुली प्रणाली प्रारंभ कर दी और भारतीयों के लिए सिविल सेवा के दरवाजे खोल दिए। तो यहाँ से भारतीय अब सिविल सेवा में एग्जाम दे सकते थे। तो 1853 का चार्टर एक्ट इस प्रश्न का आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, ये फ़र्क था इसमें और इस प्रश्न में। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि प्रथम प्रयास, तो यहाँ पे आंसर 1833 का चार्टर एक्ट है। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि पहली बार कब अलाउ किया गया था, कब भारतीयों के लिए अलाउ कर दिया गया था सिविल सेवा, तो आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट।
1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो भारतीय सिविल सेवा हमने बताया आपको कि 1853 में अलाउ कर दिया गया। अब अलाउ कर दिया गया तो एक समिति बनाई गई थी। आपको बताना है कि कौन सी समिति है। वुड्स डिस्पैच, मैकाले समिति, डलहौजी समिति। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है मैकाले समिति। तो मैकाले समिति, और मैकाले समिति के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले ही थे। और मैकाले समिति किस पे आधारित थी? तो भारतीय सिविल सेवा से संबंधित थी। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय सिविल सेवा से संबंधित प्रावधानों के लिए जो है मैकाले समिति को गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? 1854 में। वुड डिस्पैच के बारे में आप जानते हैं कि शिक्षा से संबंधित आयोग है, इससे के बारे में आपसे प्रश्न भी पूछा गया था। तो यहाँ पे आंसर है मैकाले समिति। तो मैकाले समिति 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए गठित की गई थी। ये इस प्रश्न का आंसर है। तो आज का जो प्रश्न है वो समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और हम जो है आपसे चाहते हैं कि आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट हमें करें, जिससे हम आपको जो है पूरे आत्मबल के साथ में आपको कक्षाएं दे सके। और आप लोग प्रयास कीजिए कि अगर आपको कोई चीज़ लगता है तो आप लोग कमेंट को जो करें, अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि कमी रहेगी किसी क्लास में, तो आप लोग कमेंट को एक अच्छे पॉजिटिव शब्दों में आप कमेंट करें। उससे क्या रहता है कि हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है। और कई बार क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं तो शब्दों की वजह से थोड़ा सा हेरफेर हो जाता है, तो वो चीज़ ना रहे। और हम आपके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। आपके जो भी सुझाव हैं वो सादर आमंत्रित हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, हम उस पर काम जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।